हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल रोहित सर मैथ में। चलिए, बहुत दिनों के बाद आज फिर से आप लोग से मुलाकात हो रहा है। बहुत जल्द ही आप लोग के लिए डिजिटल व्यवस्था हम लेकर के आ रहे हैं और क्रैश कोर्स का बैच पढ़ाएंगे। साथ में एनडीए एयरफोर्स नेवी का स्पेशल बैच आप लोग के लिए चलाया जाएगा। आइए, हम आज क्लास 12 का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शन। फंक्शन ये मैथमेटिक्स का बेस है और ये टॉपिक जो है कि हम लोग 11th में भी पढ़ते हैं और क्लास 12 में भी पढ़ते हैं। रिलेशन फंक्शन फर्स्ट ईयर भी पढ़ना है और सेकेंड ईयर भी पढ़ना है। चलिए जानते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन का एक दूसरा भी नाम है जिसको बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग मैप का मतलब होता है नक्शा या मानचित्र। जैसे किसी ऑब्जेक्ट्स का हूबहू चेहरा दर्शा देना जिसे देखकर लगे कि उसी वस्तु का इमेज है, फंक्शन कहलाता है। सरल भाषा में हम इसको बोल रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी वस्तु का हूबहू मानचित्र दर्शा देना जिसे देखकर लगे कि उसी वस्तु का इमेज है, फंक्शन कहलाता है। फिर से सुनिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का हूबहू चेहरा दर्शा देना जिसे देखकर लगे कि उसी वस्तु का इमेज है, फंक्शन कहलाता है। अब इसके लिए हमको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट्स का इमेज प्राप्त करने के लिए एक मीडियम का आवश्यकता पड़ता है। इस मीडियम को हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में एफ बोलते हैं। यह आपका ऑब्जेक्ट्स का सेट हो गया और ये जो इमेज प्राप्त होता है रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का रियल इमेज होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है, रियल का मतलब फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई, इसको हम लिखते हैं, ठीक है। यानी कि नेम ऑफ रियल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। नेम ऑफ रियल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन। दो वेरिएबल के बीच के वास्तविक संबंध को हम लोग फंक्शन कहते हैं। रिलेशन आपका किसी भी प्रकार से हो सकता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के सेट को हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और इमेज जहां प्राप्त होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई, इसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कोडोमेन क्या है और ये डोमेन क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि ये जो मीडियम है, जैसे मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग x का मान 1 पुट करेंगे तो हमको fx का मान मिलेगा 1 का स्क्वायर यानी 1। उसी प्रकार x का मान 2 पुट कीजिएगा तो fx का मान मिलेगा आपको 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया। x का मान अगर 3 पुट करते हैं हम लोग तो fx का वैल्यू मिलेगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब हम लोग मीडियम को चेंज करते हैं, माध्यम को चेंज कर देते हैं। हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि gx बराबर 2x। यहाँ x स्क्वायर था, यहाँ पर क्या हो गया 2x। अब हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा gx। x का मान 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। x का मान आप 2 रखिएगा तो gx बराबर हो जाएगा 2 इंटू x का वैल्यू 2 रख दीजिए 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 रखते हैं तो gx बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू x के स्थान पर 3 आपका 6 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 है, लेकिन उसका इमेज क्या प्राप्त हो रहा है, डिफरेंट प्राप्त हो रहा है। यहाँ 1 4 9 2 4 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया, ठीक है। फंक्शन आपका चेंज हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या हो गया आपका 2x हो गया। तो जिस ढंग से आपका फंक्शन चेंज होगा हम लोग को अलग अलग डिफरेंट टाइप से इमेज प्राप्त होगा, यानी अलग अलग फंक्शन में अलग अलग आपको जो है कि इमेज प्राप्त होगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं फंक्शन
का डिफिनीशन, मैथमेटिक्स में इसको कैसे परिभाषित करते हैं, आइए सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। फंक्शन, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स such that each elements of set X associates with unique element of set Y is called function from set X to set Y। ठीक है, इसको हम लोग डेनोट करते हैं, इट इज डेनोटेड बाय F such that X to Y, इट इज डेनोटेड बाय F such that X to Y। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं, पहले समझ लेते हैं एक बार फिर से। कह रहा है कि X और Y दो क्या है, नॉन इम्पटी, यानी वह इम्पटी नहीं है, उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट होना चाहिए। सेट ईच एलिमेंट, कह रहा है कि सेट X का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएट्स किससे जुड़ा है, कह रहा है कि विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट Y, यूनिक एलिमेंट्स से, सेट Y के यूनिक मतलब होता है केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन जो है सेट X से सेट Y में परिभाषित है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये आपको दिया गया है मीडियम F है, सेट आपका यहाँ X हो गया, यहाँ आपको Y हो गया। ठीक है, इसमें आपको एलिमेंट दिया गया है x1 x2 x3, और इसमें आपको एलिमेंट है y1 y2 y3। मान लेते हैं x1 का रिलेशन जो है कि y1 से है, x2 का y2 से और x3 का y3 से, तो इसको हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट X का ऑल एलिमेंट्स सेट Y से जुड़ा हुआ है, और वो भी किससे, यूनिक एलिमेंट्स से, केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। अगर इसमें एक एलिमेंट हम बढ़ा देते हैं x4, तब ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट X, ऑल ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट X, सेट X का प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए किससे, सेट Y से, जबकि x4 क्या है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे स्थिति में इसको बोलेंगे फंक्शन परिभाषित नहीं है। लेकिन x4 को यहाँ से हटा दे तब तो इसको बोल सकते हैं कि सेट X का प्रत्येक एलिमेंट सेट Y से जुड़ा हुआ है, और वो भी यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये फंक्शन आपका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि कह रहा है कि यूनिक एलिमेंट, अगर यहाँ पर हम ऐसा करें कि एक एलिमेंट यहाँ y4 बढ़ा देते हैं और x3 को हम y4 से जोड़ देते हैं, तब भी ये आपका फंक्शन नहीं है। क्योंकि कंडीशन क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट X, सेट X का प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, और दूसरा शर्त है कि यूनिक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर जो है कि x3 y3 और y4 दो एलिमेंट से जुड़ गया, यानी ये आपका फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ से अगर हम y4 को हटा देते हैं तब ये फंक्शन हो गया। आइए थोड़ा सा इसमें हम लोग जो है कि फंक्शन पढ़ने के साथ साथ टाइप्स ऑफ फंक्शन का भी चर्चा कर देते हैं, ताकि एक साथ दो काम आपका निकल जाएगा।
देखिए ये तो पहले फंक्शन हो गया। जब फंक्शन हो गया उस फंक्शन का अलग अलग नाम होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट का संबंध एक से है, एक एलिमेंट का संबंध सेट वाई के एक एलिमेंट से है, एक एलिमेंट का संबंध एक एलिमेंट से है। ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन, या इसको बोलते हैं इनजेक्टिव। क्या बोलते हैं? इनजेक्टिव फंक्शन, वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव। इसका डिफिनेशन अगर हम पढ़ना चाहें तो कह सकते हैं, यहाँ पर इसी के साइड में हम लिख लेंगे, ठीक है। आइए ऊपर लिखते हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सेट यक्स, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यक्स we get different values of y, ठीक है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ यक्स के भिन्न भिन्न मानों के लिए अगर y का मान भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्राप्त होता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वन वन, यानी कि इनजेक्टिव फंक्शन, वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या होता है इसको भी नोट कर लेते हैं एक ही बार। कंडीशन, वन वन का कंडीशन क्या होता है? तो कह रहा है यदि x1 बराबर x2 दिया गया है और x1 बराबर x2 के आ रहा है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, तो ऐसे स्थिति में इसको हम लोग बोलेंगे वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यक्स, यानी यक्स के भिन्न भिन्न मानों के लिए y का भिन्न भिन्न अलग अलग मान प्राप्त हो, यानी कह रहा है कि f(x1) बराबर f(x2) है। y का दो मान अगर आपस में बराबर है तो सेट यक्स में भी x1 और x2 क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अगर इस कंडीशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन कहलाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे और भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग फंक्शन का, जिससे फंक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। अभी तक आप लोग डिफिनेशन में पढ़े हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट यक्स एसोसिएट्स विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई, यानी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट यक्स एसोसिएट्स विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई, सेट वाई के केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ा होगा तब फंक्शन कहलाएगा। आइए हम देखते हैं, यहाँ पर आपका f एक फंक्शन है जो कि x से y में परिभाषित है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि सेट x में आपका x1 x2 x3 और यहाँ पर y1 y2 y3, ठीक है। x1 का संबंध y1 से है, x2 का y1 से है, x3 का y2 से है और x4 का संबंध आपका जो है कि इससे है, ठीक है। इससे हमारे एक एलिमेंट और आपका y4 है। इस ढंग का फंक्शन आपको दिया गया। अब चेक करना कि ये फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पर x1 का संबंध सेट y के केवल एक एलिमेंट y1 से है, x2 का सेट y के केवल एक एलिमेंट से संबंध है। हम देख रहे हैं कि सेट x का टोटल एलिमेंट सेट y से जुड़ा हुआ है और x1 के सेट x के प्रत्येक एलिमेंट सेट y के केवल एक ही एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। अगर यही हम लोग ऐसा कर दें, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि x4 जो है सेट y के दो एलिमेंट से जुड़ गया, जबकि कंडीशन है कि सेट x का प्रत्येक एलिमेंट सेट y के यूनिक एलिमेंट्स से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका फंक्शन है। जब फंक्शन है तो फंक्शन का हम नामकरण करेंगे। तो कह रहा है कि अगर मेनी का संबंध जब वन से हो जाए तो उसको बोलते हैं मेनी वन। क्या बोलेंगे?
मेनी वन फंक्शन। मेनी का संबंध वन से हो जाए, बहुत का संबंध अगर एक से हो जाए, तो वैसे स्थिति में हम लोग बोलते हैं फंक्शन को मेनी वन। ठीक है। अब देखिए फंक्शन हो गया, फंक्शन का नामकरण कर लिए कि ये फंक्शन जो है कि मेनी वन है। अब मेनी वन का कंडीशन क्या होता है, आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके डिफिनीशन और कंडीशन को। कह रहा है कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यस वी गेट, या कॉमा देकर के आप लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ y इज रिपीटेड। ठीक है। कह रहा है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सेट यस, सेट यस के अलग अलग मानों के लिए अगर वैल्यू ऑफ y इज रिपीटेड, रिपीट कर रहा है, जैसे x1 के लिए भी y1 आया और x2 के लिए भी y1 आया, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि x के अलग अलग मानों के लिए y का मान यदि रिपीट कर जाता है तो वैसे फंक्शन को हम लोग मेनी वन कहते हैं। कंडीशन क्या है, कैसे हम लोग चेक करेंगे, जैसे आप लोग 1-1 में पढ़े थे वैसे ही यहाँ पर भी अगर f(x1) बराबर f(x2) आ रहा है और x1 बराबर नहीं आ रहा है x2 के, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, तब हम बोलेंगे ऐसे फंक्शन को मेनी वन। जैसे कह है y का मान यदि समान हो लेकिन x1 x2 समान नहीं हो, यहाँ देखिए y1 x1 और x2 के लिए समान है, fx1 fx2 बराबर है, y का वैल्यू समान है, y1 है दोनों के लिए, लेकिन क्या x1 और x2 बराबर है, तो नहीं, x1 और x2 दोनों क्या है, अलग अलग मान है। ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं फंक्शन का, ध्यान दीजिएगा। ये आपको f है सेट x सेट y। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एलिमेंट दिया गया है x1 x2 x3, यहाँ आपका है y1 y2 y3। ठीक है। x1 का संबंध आपका y1 से है, x2 का y2 से है, x3 का y3 से है। अभी हम लोग ये एग्जाम्पल कुछ देर पहले लिए थे, लेकिन यहाँ पर फिर से लेने का वजह है कि फंक्शन का अगला टाइप उसको बतलाना है। चलिए ध्यान दीजिए, ये आपका एक का संबंध एक से है, एक का संबंध एक से है, इसको हम लोग बोले थे 1-1 फंक्शन। ठीक है। अब 1-1 में दो टाइप होता है, एक होता है ऑन टू और एक होता है इन टू, ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन। देखिए यहाँ पर जो सेट यक्स होता है फंक्शन के, और जो सेट यक्स होता है, सेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट यक्स इज कॉल्ड डोमेन, यानी कि इस सेट को हम लोग बोलते हैं डोमेन का सेट, डोमेन का सेट बोलते हैं इसको, और ये आपका होता है कोडोमेन। ठीक है। ये आपका होता है कोडोमेन। यहाँ भी आपका हो गया डोमेन और कोडोमेन, ये आपका सेट हो गया डोमेन का, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट यक्स इज कॉल्ड डोमेन, और ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट y इज कॉल्ड कोडोमेन। आगे कह रहा है कि सेट y का वह सभी एलिमेंट जो सेट x से एसोसिएट है उसको हम लोग रेंज बोलेंगे, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट y कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेट x, सेट x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट प्राप्त होगा वह आपका रेंज कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कोडोमेन में क्या क्या होगा, तो y1 y2 y3 y4, y1 y2 y3 y4। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है कि अगर आपसे पूछा जाएगा रेंज तो y1 y2 y3 ये तीन एलिमेंट सेट x से एसोसिएट्स है, इसलिए इन तीनों को हम लोग बोलेंगे ये तीनों रेंज में आएगा, और y4 चूंकि एसोसिएट्स नहीं है इसलिए रेंज में नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो है कि
हम बोल सकते हैं कि कोडोमेन और डोमेन क्या है। कोडोमेन बराबर हो गया y1 y2 y3 और रेंज, क्योंकि यहाँ पर तीनों एलिमेंट इससे जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे y1 y2 y3। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है और यहाँ पर कोडोमेन रेंज के बराबर है। तो अगला टाइप जो फंक्शन का है ऑन टू, उसका कंडीशन है कि यदि कोडोमेन बराबर आ जाता है रेंज के, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। यानी इस फंक्शन का शुद्ध नाम हो गया 11 on 2। इसको बोलेंगे 11 on 2 फंक्शन। क्या बोलेंगे? 11 on 2 फंक्शन। ठीक है, 11 का दूसरा नाम इंजेक्टिव और on 2 का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव। ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया 11 on 2 फंक्शन। और जो 11 on 2 दोनों होता है ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव, जिसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो कोडोमेन रेंज के बराबर है इसलिए इस फंक्शन का पूरा नाम हो गया आपका 11 on 2 फंक्शन। कोडोमेन रेंज के बराबर है 11 on 2 फंक्शन। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कोडोमेन जो है बराबर नहीं है रेंज के, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे इनटू फंक्शन। क्योंकि ये फंक्शन आपका मेनी वन है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मेनी वन इनटू फंक्शन। मेनी वन इनटू फंक्शन। मेनी का संबंध वन से हो जाए ये आपका कहलाएगा मेनी वन इनटू। ठीक है, मेनी का संबंध वन से हो जाए तो मेनी वन। और सेट वाई में एक भी एलिमेंट अगर रिमेनिंग रह जाए, बच जाए, शेष रह जाए, जो सेट यक्स से न जुड़ा हो, एसोसिएट्स न हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इनटू बोलते हैं। इसका नाम हो गया मेनी वन इनटू। मेनी का संबंध वन से इसलिए मेनी वन इनटू। ठीक है, और यहाँ पर वन का संबंध वन से है इसलिए ये 11 फंक्शन है। और इसमें आप देख रहे हैं कि सेट वाई का ऑल एलिमेंट्स सेट यक्स से जुड़ा हुआ है, तो रेंज भी चूंकि वही होगा, यहाँ कोडोमेन रेंज के बराबर है इसलिए हम यहाँ पर इसको बोलेंगे ऑन टू। ठीक है, कोडोमेन जब रेंज के बराबर होता है तब उसको हम लोग ऑन टू बोलते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम लोग क्लियर करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन को। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं, अब आपको एग्जाम्पल दिया गया, जैसे मान लेते हैं कि f सच दैट n टू n नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में आपको फंक्शन डिफाइंड है f(x) इक्वल टू 3x। यही आपको फंक्शन मान लीजिए दिया गया है f सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में और डिफाइंड है f(x) इक्वल टू 3x। आपको बतलाना है कि ये फंक्शन जो है कि क्या है, 11 है, ऑन टू है, मेनी वन है, कैसे इसको निकालेंगे। चलिए ध्यान देते हैं, 11 के लिए कंडीशन हम लोग क्या पढ़े हैं, फॉर 11 चेक करने का कंडीशन अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़ रहे थे कि f(x1) बराबर अगर f(x2) है तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। अब f(x) बराबर क्या दिया गया है, 3x। x के स्थान पर अगर x1 रखेंगे तो 3 इंटू x1। ठीक है, 3 इंटू x1। और यहाँ पर x2 का रख देंगे तो 3x2। 3 से 3 आपका कट जाएगा, x1 बराबर x2। यहाँ x1 और x2 क्या आ गया, बराबर आ गया। और ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, इसलिए f इज 11। ये आपका 11 है। फॉर ऑन टू
देखिए ऑन टू का क्या कंडीशन है, कह रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू यानी वाई का मान, यानी कि वाई बराबर क्या दिया गया 3x। ऑन टू निकालने का तरीका है कि ये फंक्शन क्या है, y बराबर x के रूप में, y इज ए फंक्शन ऑफ x। सबसे पहले इसको बना लेंगे, x इज ए फंक्शन ऑफ y, यानी y बराबर दिया गया है, इसको x बराबर ले आएंगे तो x बराबर ये हो जाएगा 1/3y, यानी y/3 हो गया। ठीक है, y/3 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम रखते हैं इफ y इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। हम यहाँ पर लिए हैं y का वैल्यू 1 जो कि नेचुरल नंबर है, x का वैल्यू नेचुरल नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हम कह सकते हैं दैट मीन्स अर्थात y इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x बराबर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए y बराबर 1 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, यानी डोमेन में इसका प्री इमेज नहीं है। इमेज का इमेज प्री इमेज होता है, यानी कि x बराबर 1/3 चूंकि ये नेचुरल नंबर आपका नहीं है, यानी y बराबर 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट y में तो है लेकिन उसका संबंध सेट x के एलिमेंट से नहीं है। इस स्थिति में इसको बोलेंगे, इसलिए f इज इनटू, तो लास्ट में हम कह सकते हैं हेंस f इज 1 इनटू फंक्शन। इसको बोलेंगे इस फंक्शन का नामकरण हो गया, यह फंक्शन जो है वह क्या है 1 इनटू फंक्शन है। चलिए आगे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। इसको बनाने का एक और तरीका आपके पास हो सकता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड एक आपका हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ पर ग्राफिकल क्या है। जैसे मान लेते हैं ये आपको f दिया गया है और एफ एक्स बराबर 3x है और नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। अब कर रहा है कि x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 3 गुना करेगा, 3 गुना 1, यानी कि 1 का संबंध किससे हो गया 3 से हो गया। 2 रखेंगे तो 3 गुना के 6, ठीक है, 3 रखेंगे 3 गुना 3 कितना 9, ऐसे ही 4 रख देंगे, 4 के लिए आपका 12 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसका प्रत्येक एलिमेंट का 3 गुना करने पर आपको इसमें नेचुरल नंबर तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन क्या 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो इससे एसोसिएट नहीं है, 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो इससे एसोसिएट नहीं है, 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे एसोसिएट नहीं है, 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो इससे एसोसिएट नहीं है। इसमें बहुत एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एसोसिएट नहीं है, और एक भी एलिमेंट अगर इसमें मिल जाए जो सेट x से एसोसिएट न हो, तब वैसे स्थिति में हम लोग फंक्शन को इनटू बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि एक एलिमेंट का संबंध केवल एक ही एलिमेंट से आ रहा है, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर हम लोग रख लेंगे और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको केवल एक सिंगल आपको जो है कि नेचुरल नंबर प्राप्त होगा, और x के अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग मान प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं ये फंक्शन जो है क्या है 1 इनटू फंक्शन है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर x²
एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर में आर टू आर, ठीक है, डिफाइंड एज एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर आपको दिया गया है। अब आइए ध्यान दीजिए, फॉर वन वन का कंडीशन है कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करने पर अगर आपको एक्स वन बराबर एक्स टू प्राप्त हो जाए तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वन। यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक्स वन प्लस माइनस एक्स टू के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हो गया एक्स वन केवल एक्स टू के बराबर नहीं है, प्लस माइनस एक्स टू के बराबर है, इसलिए एफ इज मेनी वन, ठीक है, मेनी वन। अब आइए ऑन टू कैसे चेक करेंगे, फॉर ऑन टू, ठीक है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x यहाँ दिया गया है। सबसे पहले इसको बना लेंगे x इज ए फंक्शन ऑफ y। अब यहाँ पर चूंकि y आपका रियल नंबर है, रियल नंबर में निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन सब आ जाएगा आपका। अगर यहाँ पर हम y का वैल्यू रख देते हैं y इक्वल टू -1/3, ठीक है, 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो हमको रियल प्राप्त होगा। लेकिन अगर y का वैल्यू -1/3 अगर हम रख देते हैं तो x का वैल्यू अंडर रूट में आपका नेगेटिव नंबर जो कि ये रियल नंबर नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि दैट मीन्स y बराबर 1/3 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, ठीक है, y बराबर 1/3 एक ऐसा है इसका प्री इमेज डोमेन में क्या है, नहीं है, इसलिए f इज क्या हो जाएगा, इनटू होएगा, हेंस f इज मेनी वन इनटू, f इज मेनी वन इनटू फंक्शन, ठीक है। आइए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड से। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग y बराबर एक्स स्क्वायर का डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा आपका, ये आपका रियल नंबर, ये भी आपका रियल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका दिया गया है रियल नंबर में हम 0 ले सकते हैं, 1 2 -1 -2 और भी नंबर निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन सब कुछ आ जाएगा आपका। इसमें भी आपका 0 -1 -2 आगे डॉट डॉट, यहाँ 1 2 डॉट डॉट। अब हम क्या देख रहे हैं कि -1 का स्क्वायर करेंगे तभी +1 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तभी +1 आएगा। उसी प्रकार -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। मेनी का संबंध 1 से हो गया, इसलिए ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे मिनी वन। अब सिंपल भाषा में इसको सोचेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट एक्स में आपका नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर करने पर ऑलवेज जब पॉजिटिव आएगा। इसमें जो नेगेटिव नंबर हम देख रहे हैं वह सेट एक्स से एसोसिएट्स नहीं होगा, और जब सेट एक्स से एसोसिएट्स एक भी नंबर नहीं होगा सेट वाई का, तो वैसे स्थिति में हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। ये क्या हो गया आपका, मेनी वन इनटू फंक्शन। अगर हम लोग यहाँ पर सेट को ही चेंज कर दें तो नाम बदल सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर इसको हम लिख देते हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है, तो नेचुरल नंबर में तो आपका नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, नेचुरल नंबर में आपका नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, तब तो ये आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर, ये आपका यानी कि 1 2 3 4 5 6 7
यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। हम क्या देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है, केवल एक एलिमेंट आ रहा है, तो 1 का संबंध 1 से हो गया यहाँ पर 1 1। प्रत्येक एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन ऐसा कोई संख्या सेट एक्स में नहीं है जिसका स्क्वायर करेंगे और 2 आ जाए। ऐसा कोई नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2 3 5 6 ये सब ऐसे नंबर हैं जो सेट एक्स से एसोसिएट नहीं है, और एक भी एलिमेंट अगर सेट वाई का सेट एक्स से एसोसिएट नहीं होगा तो वैसे स्थिति में हम लोग बोलते हैं ये जो फंक्शन है आपका वह इनटू कहलाएगा। तो 1 1 इनटू फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक दो और एग्जाम्पल बता देते हैं आप लोग को, इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन समाप्त करते हैं और आते हैं डोमेन और रेंज पर। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स ऑफ फंक्शन, इससे हम लोग को डोमेन और रेंज जानने में भी थोड़ा सा सुविधा मिलेगा। ग्राफिकल डिफिनेशन कह रहा है कि इफ ए लाइन ट्रेस पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई, if a line parallel to axis of y, ठीक है, then cut the curve at a single point, ठीक है, parallel to axis of y, cut the curve at a single point, then curve is ग्राफ ऑफ फंक्शन। कह रहा है कि अगर ग्राफ में हम देख रहे हैं y एक्सिस के अगर पैरेलल लाइन को ट्रेस करने पर अगर वो सिंगल पॉइंट पर कट करे, y के पैरेलल अगर हम एक लाइन ट्रेस करते हैं और वो एक सिंगल पॉइंट पर कट करता है तो उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये फंक्शन है? ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि y के पैरेलल लाइन खींचने पर ये दो जगह क्या कर रहा है, कट कर रहा है। हाँ, अगर हम लोग इसको ऐसे ले लें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये आपका फंक्शन है, क्योंकि y के पैरेलल हम कोई भी लाइन खींचेंगे तो वह केवल एक ही बिंदु पर कट करेगा, ये आपका फंक्शन होगा। अब जब फंक्शन हो गया, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे डोमेन और रेंज का, ठीक है, तो रिलेशन का जो हाइट प्राप्त होता है, जहाँ से लेकर फंक्शन डिफाइन होता है, वो रिलेशन का हाइट आपका जो है कि वो रेंज कहलाता है, और फंक्शन एक्स अक्ष पर जहाँ से लेकर के जहाँ तक डिफाइन होता है वो आपका डोमेन कहलाता है। यानी इसका डोमेन क्या होगा, अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स वो आपका डोमेन कहलाएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई वो कोडोमेन कहलाएगा, और ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू सेट एक्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ, अभी हम लोग पीछे डायग्राम बनाए थे उसमें हम लोग पढ़े थे ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स, यानी x1 x2 x3 ये डोमेन हो गया। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट y, y1 y2 y3 ये आपका को डोमेन हो गया, और ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट y एसोसिएट्स विथ सेट x कॉरस्पॉन्डिंग सेट x, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट y कॉरस्पॉन्डिंग टू सेट x, सेट x के कॉरस्पॉन्डिंग जो y का मान मिला हुआ है वो रेंज कहलाएगा, यानी y1 y2, ठीक है। अब यहाँ पर हम ग्राफ बतला सकते हैं कि ये ग्राफ जो है
एक्स अक्ष पर जहां से लेकर जहां तक परिभाषित होता है डोमेन कहलाता है। आप देख रहे हैं कि इसका ग्राफ इधर भी ये ऊपर की ओर गया है इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, यानी आपका डोमेन हो जाएगा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अगर रेंज की बात करें, रेंज आपका चूंकि ये ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे नहीं आया है, यानी एक्स अक्ष के जब नीचे नहीं यानी ऊपर है, जीरो है या जीरो से बड़ा है, ठीक है, इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, तो हम कह सकते हैं कि रेंज जो है बिलोंग करेगा आपका क्लोज इंटरवल जीरो से लेकर के ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक, ठीक है। एक और ग्राफ बनाते हैं हम लोग। देखिए ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू ई के पावर x का। आप y के पैरेलल अगर लाइन खींचिएगा तो केवल सिंगल पॉइंट पर कट करेगा, यानी ये ग्राफ आपका फंक्शन का है। जब फंक्शन है जिसका हम लोग डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। करेक्ट, रिलेशन का जो हाइट प्राप्त होता है वो रेंज कहलाता है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि y का जो मान प्राप्त हुआ है y एक्स अक्ष को टच नहीं किया है, यानी आपका यहाँ पर रेंज हो गया, ये आपका ओपन इंटरवल जीरो से कहाँ तक, अनंत की ओर गया है, इन्फिनिटी की ओर गया है, ठीक है। डोमेन की बात करें हम लोग तो यक्स का वैल्यू डोमेन कहलाता है। यक्स कोऑर्डिनेट पर जहां से लेके मान परिभाषित है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। एक और ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ग्राफ आपका है y इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है। -1 से 1 के बीच में साइन का वैल्यू जो है कि 1 से आपका बड़ा नहीं होता है और -1 से छोटा नहीं होता है, तो जो रिलेशन का हाइट प्राप्त हुआ वो रेंज कहलाएगा, यानी इसका रेंज हो गया बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से +1। लेकिन y इक्वल टू साइन यक्स में यक्स का मान चाहे आप जो कुछ भी रख लीजिए वह आपका डिफाइंड है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक क्या है, डिफाइंड है। इसका डोमेन आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब आइए हम लोग डोमेन का सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, इसका मेथड भी हम लोग लिखेंगे और डोमेन और रेंज आपको निकालना सिखाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे डोमेन और रेंज, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट यक्स। आइए इसको लिख देते हैं हम, ध्यान दीजिए। कह रहा है इफ फंक्शन f such that x to y be defined then all elements of set x is called domain and all elements of set y is called कोडोमेन। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे कह रहा है all elements of set y corresponding to set x
सेट यक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो y का मान प्राप्त होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट y कॉरस्पॉन्डिंग टू सेट यक्स इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट यक्स, सेट यक्स के सभी एलिमेंट्स को हम लोग डोमेन बोलते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई को डोमेन बोलते हैं। और सेट यक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई का मान प्राप्त होता है रेंज कहलाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसका मेथड क्या है डोमेन और रेंज निकालने का। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग इसके मेथड के बारे में जानते हैं। मेथड, हाउ टू फाइंड डोमेन, हाउ टू फाइंड डोमेन। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कुछ इसमें आपको रूल पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, अगर आपको फंक्शन दिया गया है रूट के रूप में, रूट में एफ दिया गया है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि 2 ही ना हो, अगर 2n के फॉर्म में है, n का मान 1 रखेंगे तो 2 आएगा, n का मान 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे 6 आएगा। यानी कोई भी अगर यहाँ इवेन नंबर है तो ऐसे स्थिति में ये आपका परिभाषित होता है। कब परिभाषित होगा? जब f का मान 0 या 0 से बड़ा हो, और f को खुद भी डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ऑड नंबर हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ऑलवेज डिफाइंड है। केवल जो है कि f इज इट सेल्फ डिफाइंड। ठीक है, f को क्या है खुद इसको डिफाइन होना चाहिए 2n+1 की स्थिति में, और इसका मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा नहीं बल्कि कुछ भी हो सकता है। ये इस स्थिति में डिफाइंड है आपका। अगर आपको फंक्शन 1 में f के रूप में मिल जाए तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि ये डिफाइंड आपका तब होगा जब नीचे में 0 नहीं होगा, क्योंकि 1 में 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ये आपका जो है कि हम कह सकते हैं कि f डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आपको लॉग का केस दिया गया है, log f और इसका बेस जो है कि वो gx दिया गया है, ये डिफाइन कब होता है? लॉग को डिफाइन होने के लिए 3 कंडीशन होता है। इसका जो आर्गुमेंट होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। gx का वैल्यू 0 के बराबर, यहाँ पर आपको जो है कि f और gx का मान 0 से बड़ा होता है, ना कि 0 के बराबर। और नीचे का जो बेस होता है वह कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको दिया गया है y इक्वल टू mod x, ठीक है, ये mod x आपका ऑलवेज जो है कि डिफाइंड है। कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सभी वास्तविक मानों के लिए डिफाइंड है। ऐसा कोई मान नहीं है इसको रखने पर क्या होगा, इसका मान अनडिफाइंड प्राप्त होगा। अगर आपको दिया गया है NPR या NCR, जो कि हम लोग 11th में पढ़ते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, तो इसको डिफाइन करने के लिए कहता है कि n का जो मान है वह हर हाल में नेचुरल नंबर होना चाहिए, r का मान नेचुरल होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर, और हमेशा n का मान r के बराबर या r से क्या होगा, बड़ा होगा। यही कुछ खास कंडीशन है जिसके जरिए हम लोग डोमेन निकाल सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं और फिर हम लोग डोमेन निकाल करके चेक करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर f रूट में होगा तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि जो भी 2n के स्थान, यानी कि यहाँ पर n का मान सम संख्या है। जैसे रूट में आपको दिया गया है x², रूट में x दिया गया है, या आपको जो है कि 4 रूट में x है
इस ढंग का जो ही फंक्शन आपका होगा उसको डिफाइन होने के लिए एफ एक्स का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। इस स्थिति में जब ऑड नंबर होगा तो ऑलवेज डिफाइंड है, ठीक है। 1 बटा में एफ एक्स होगा, एफ एक्स का मान 0 के बराबर नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर जब 0 होगा इसका मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड होने से आपको बचाना है। जैसे ये आपका लॉग एफ एक्स बेस में आपको जी एक्स दिया गया है, तो लॉग एफ एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, जी एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और जी एक्स का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जा करके आपका लॉग क्या होगा, डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा। एनपीआर एनसीआर, एन का वैल्यू नेचुरल नंबर, आर का मान होल नंबर और एन का वैल्यू आर के बराबर या आर से हमेशा बड़ा होना चाहिए। और भी है, ऐसे तो बहुत लिख सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ, क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं y बराबर दिया गया है साइन यक्स, यहाँ पर यक्स जो है कि ऑलवेज डिफाइंड होता है, ठीक है। y बराबर कॉस यक्स दिया गया है, यहाँ भी यक्स आपका ऑलवेज डिफाइंड होता है। यक्स का मान कोई भी रियल नंबर रखेंगे y का मान रियल प्राप्त होगा। y इक्वल टू tan यक्स, इसमें यक्स का मान क्या क्या हो सकता है, कह रहा है कि यक्स का मान रियल नंबर तो होगा, लेकिन रियल नंबर में अब यहाँ पर π/2 रख देंगे। tan π/2 का मान अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पर π/2 नहीं होगा, 3 π/2 नहीं होगा, 5 π/2 नहीं होगा, यानी हमारे कहने का मतलब है इसमें 2n + 1 × π/2 विषम संख्या इंटू π/2 पर tan डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए इसके डोमेन में ऑड नंबर इंटू π/2 शामिल नहीं होगा। उसी प्रकार y इक्वल टू कॉट यक्स, ये आपका यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग कॉट का मान पाई रख दीजिए, कॉट का मान यहाँ पे एक्स का मान 0 रख दीजिए, कॉट 0 का मान अनडिफाइंड, पाई का मान अनडिफाइंड, यानी कि रियल नंबर में से n पाई को हटा देंगे। n क्या है, इंटीजर है, ठीक है। उसी प्रकार y बराबर आपको दिया गया है सेक यक्स, सेक यक्स, ये भी आपका यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर तो होगा, लेकिन इसमें n पाई शामिल नहीं होगा। y बराबर कोसेक यक्स, सॉरी यहाँ पर आपका जो है कि 2n + 1 × π/2 शामिल नहीं होगा सेक के केस में, ठीक है। कोसेक में आपका यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, जिसमें से आपका साइन 0 का मान 0, तो कोसेक 0 का मान अनडिफाइंड, यानी यहाँ पर n पाई शामिल नहीं होगा, हटा देंगे, ठीक है। ऐसे करके कुछ हम लोग को केयर करना है। उसी प्रकार इनवर्स फंक्शन को आप लोग ध्यान में रखना होगा कि y बराबर जब साइन इनवर्स x होता है, x का जो डोमेन होता है वह -1 से +1 के बीच में होता है, ठीक है। y बराबर कॉस इनवर्स x का वैल्यू जो होता है -1 से +1 के बीच में होता है। y इक्वल टू tan इनवर्स x बिलोंग्स टू, यहाँ पर आपका जो है कि रियल नंबर होता है, यानी कि कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। y बराबर कॉट इनवर्स x, इसका भी डोमेन होता है रियल नंबर। y बराबर सेक इनवर्स x, इसका डोमेन होता है रियल नंबर, लेकिन -1 से 1 के बीच के एलिमेंट को छोड़ करके, ठीक है। y बराबर आपका कोसेक इनवर्स x, इसका डोमेन होता है, डोमेन का मतलब x का वह मान जहां कोसेक इनवर्स परिभाषित होगा, साइन का वह मान जहां x का मान रखने पर साइन इनवर्स x परिभाषित होगा, डोमेन कहलाएगा, ठीक है। यही कुछ मुख्य बातें हैं जो आप लोग को डोमेन निकालने के लिए याद रखना होता है। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन बना करके देखते हैं, तो वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं आपको एक फंक्शन दिया गया है y बराबर रूट में 9 - x², कह रहा है कि फाइंड डोमेन।
इसका डोमेन आपको निकालना है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर y बराबर रूट में एफ एक्स का केस होगा तो डोमेन निकालने के लिए हम कंडीशन है कि एफ एक्स का वैल्यू क्या हो, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो कहेंगे यहाँ पर फॉर y टू बी डिफाइंड, y को परिभाषित होने के लिए यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर को आप उधर भेजिएगा या इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स। आप लोग साइन स्कीम जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू 3 मिलेगा और यहाँ से -3 मिलेगा। ये हो गया -3, ये आपका +3। इस कॉस्ट को हम लोग 0 के बराबर किए, 3 आ गया, -3 आ गया। दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे एक ज़्यादा नंबर इस फंक्शन में रख करके चेक कर लेंगे कि मान पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मान ज़्यादा रखेंगे 4, तो 3 में से 4 जाएगा नेगेटिव और 3 + 4 पॉजिटिव। तो नेगेटिव में पॉजिटिव नंबर से गुना कीजिएगा, रिजल्ट आपका जो है कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव आ गया। अब साइन आपका अल्टरनेट चेंज करेगा जब सबका पावर ऑड नंबर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका हो गया साइन स्कीम। हमको मान क्या लेना है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, ये आपका -3 पर 0, +3 पर 0 और इसके बीच में क्या है पॉजिटिव, यानी आपका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू -3 से +3। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको बनाने का एक और तरीका था यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स स्क्वायर इस साइड में आ जाएगा तो फार्मूला से भी बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर का मान लेस देन इक्वल टू 9, मोड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, और मोड एक्स इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ए होता है, एक्स का वैल्यू -a से बड़ा या बराबर एक्स लेस देन इक्वल टू ए। तो फार्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि -3 से क्या हुआ, एक्स बड़ा या बराबर और 3 के बराबर या उससे छोटा, यानी एक्स का मान जो है कि -3 से +3 के बीच में आ गया। साइन स्कीम आसान होता है क्योंकि इस तरीका से हम लोग हर किसी को सोल्व कर सकते हैं, चाहे फंक्शन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका डोमेन कैसे निकालते हैं क्लियर हो जाएगा। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स। देखिए ये आपको फंक्शन दिया गया है। अभी हम लोग पढ़े हैं जब भी फंक्शन रूट के रूप में रहेगा उसको डिफाइन करने के लिए रूट का मान क्या होना चाहिए, उसके अंदर का मान पॉजिटिव होना चाहिए। तो कहेंगे फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, f(x) को हम y भी बोलते हैं, फॉर y टू बी डिफाइंड, y को डिफाइन करने के लिए रूट के अंदर का मान आपका जो है कि पॉजिटिव, यानी 1 माइनस एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। कंडीशन आपका 1 आ गया। ठीक है, एंड अब यहाँ ध्यान दीजिए नीचे में 2 कंडीशन लागू होगा। एक तो ये 1 बटा में f(x) का काम करेगा, तो नीचे का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन कि ये अंदर वाला मान जो है कि वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो चूंकि 0 के बराबर नहीं लेना है तो हम कह सकते हैं
कि 1 प्लस यक्स का मान क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0, क्योंकि नीचे में 0 और 1 बटा में 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ से 1 आप जो है कि यक्स को छोड़ दीजिए, 1 को उस साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गया। अब दोनों को मिला देते हैं, ये आपका नंबर लाइन हो गया, यहाँ आपका है -1, ये आपका हो गया +1। कह रहा है कि 1 के बराबर या उससे छोटा, 1 के बराबर उससे छोटा यानी इस साइड, ये कह रहा है कि नहीं -1 से यक्स का मान बड़ा होना चाहिए, -1 के बराबर नहीं, यहाँ ओपन कर दिए खाली, ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए। अब देखिए लाइन कॉमन कहाँ से कहाँ तक है, यही है आपका, यानी आपका डोमेन हो गया यक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि यहाँ पर क्लोज है यहाँ ओपन है, इसका मतलब यहाँ पर ओपन रहेगा, -1 और 1 पर क्लोज, ठीक है। ओपन का मतलब -1 को नहीं लेना है, 1 पर क्लोज का मतलब 1 को लेना है, और -1 से 1 के बीच में जितना भी नंबर है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) दिया गया है। पहला क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। फॉर y टू बी डिफाइंड, फॉर y टू बी डिफाइंड, y को डिफाइन होने के लिए हम लोग अभी कंडीशन पढ़े थे कि अगर फंक्शन लॉग के रूप में रहेगा, इसको डिफाइन होने के लिए 3 कंडीशन, f(x) का मान ग्रेटर देन 0, gx का मान ग्रेटर देन 0, और gx कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका 1 बटा में दिया गया है, क्योंकि 1 बटा f(x) है, तो इसका मान सबसे पहले तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कहेंगे कि log बेस 10 1 माइनस यक्स बराबर नहीं होगा 0, नीचे वाला वैल्यू 0 नहीं होगा। उसके बाद log को डिफाइन करेंगे। अब इसको डिफाइन करेंगे तो हम लोग पढ़े हुए हैं, ये आपका 1 माइनस यक्स बराबर नहीं होगा, 10 को उस साइड में ले जाएंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 1 माइनस यक्स बराबर नहीं, किसी संख्या के पावर 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। इसको हम इस फॉर्मूला से लिखे हैं, log a टू द बेस b बराबर जब n होता है तो a बराबर होता है b के पावर में n, ठीक है। ये 10 आपका इधर जाकर के बेस बन गया, यहाँ जो है वो पावर में चला गया। अब आप जो है कि यक्स को ले जाइए उस साइड में, यक्स को ले जाएंगे उस साइड में तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी पहला कंडीशन आ गया, यक्स का वैल्यू जो है कि वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आगे कर रहा है कि लॉग को डिफाइन होने के लिए 3 कंडीशन, जिसमें gx बेस का मान ऑलरेडी 10 है, जो कि 0 से बड़ा है और 1 के बराबर भी नहीं है, यानी कि ये 2 कंडीशन ऑलवेज डिफाइंड है। अब यहाँ जो है इसके लिए हम लोग करेंगे तो कह रहा है f(x) का वैल्यू 0 के बराबर बड़ा होना चाहिए, यानी 1 माइनस यक्स का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा, वो आपका 0 होगा। इसको सोल्व कर दीजिए, यक्स को ले जाएंगे उस साइड में तो 1 ग्रेटर देन यक्स, यानी यक्स का वैल्यू लेस देन 1, ये आपका हो गया दूसरा कंडीशन। अब इसमें जो है कि रूट लगा हुआ है, रूट यक्स के फॉर्मेट में है, और हम जानते हैं कि रूट के अंदर का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको डिफाइन होने के लिए यक्स प्लस 2 का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं कि यक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये हो गया आपका तीसरा कंडीशन। अब इस तीनों को हम मिला देते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा। आइए देखिए, पहला आपका ये 0 है, यहाँ पर आपका जो है कि 1, और ये आपका -2। कह रहा है कि 0 के बराबर नहीं हो, 0 को क्या कर देंगे, कट कर, नहीं लेना है। दूसरा कंडीशन 1 से छोटा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं है, 1 पर खाली छोड़ देंगे, 1 से छोटा यानी इधर -∞ की और ये +∞, नंबर लाइन है, ठीक है। -2 के बराबर या उससे यक्स का मान बड़ा होगा, -2 के बराबर या उससे बड़ा। अब देखिए सबका बात मानना है, इसमें जो लाइन कॉमन होगा उसको लेंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा -2 से +1, 1 पर ओपन, इसमें 0 आपको नहीं लेना है, यानी आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया
बिलोंग्स टू -2 पर क्लोज और 1 पर आपका ओपन, इसमें आपको 0 नहीं लेना है। ठीक है, -2 लेना है, 1 नहीं लेना है। -2 और 1 के बीच के सभी संख्याओं को लेंगे, लेकिन उसमें 0 को छोड़ करके। ठीक है, ये आपका हो गया पहला प्रश्न। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। देखिए सेकेंड प्रश्न आपको दिया गया है, यहां पे लिखेंगे फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, ध्यान दीजिएगा f(x) को डिफाइन करने के लिए आपके पास साइन इनवर्स, अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि साइन इनवर्स x जो है, इसमें x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। यानी ये जो डिफाइन तब होगा जब x -3 का वैल्यू -1 से बड़ा या बराबर होगा और 1 के बराबर या उससे छोटा होगा। अब इस -3 को हटाने के लिए -1 + 3, सब में हम लोग 3 को जोड़ देते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपका 2 से कट जाएगा, ये आपका 2 से 4 के बीच में आपका आ गया x का वैल्यू। ठीक है, अब नीचे वाले को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो नीचे में आपका चूंकि रूट लगा हुआ है तो रूट का मान पॉजिटिव होता है, यानी हम कह सकते हैं कि सेकेंड कंडीशन 9 - x² का मान > 0। लेकिन अच्छी ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये बटा में है, नीचे में है, और नीचे कभी भी 0 नहीं होता है। डिनोमिनेटर के 0 होने का मतलब है अनडिफाइंड, इसलिए आपका यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, आपका हो जाएगा 9 > x², यानी x² < 9, मोड x का वैल्यू <3 हो जाएगा, और मोड x जब ये होता है तो -a से बड़ा और x a से छोटा, यानी कि -3 से बड़ा x और 3 से छोटा। ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन। अब दोनों को हम नंबर लाइन पर मिला देते हैं। ठीक है, ये आपका -∞, ये +∞, 2 से 4, और ये आपका हो गया 3, और ये आपका हो गया -3। ठीक है, पहला कंडीशन है करा कि 2 होगा 4 होगा और 2 और 4 के बीच की सभी संख्याएं, 2 होगा 4 होगा और 2 और 4 के बीच की सभी संख्याएं। ये करा कि नहीं, -3 से बड़ा होगा x का वैल्यू और 3 से क्या होगा, छोटा होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यही है, यानी आपका डोमेन हो गया बिलोंग्स टू 2 पर क्लोज और 3 पर ओपन। ठीक है, यानी 2 होगा 3 नहीं होगा, 2 और 3 के बीच की जितनी संख्याएं हैं वो सब होगा आपका। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं डोमेन आपको समझ में आया होगा। अभी डोमेन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना होता है, तब जा करके ये आपका टॉपिक क्लियर होगा। तो काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब तक जो आप पढ़े हैं उसको हम 2 मिनट में फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, 2 मिनट में वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग फंक्शन का डिफिनीशन पढ़े थे, फंक्शन का डिफिनीशन पढ़े थे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट x एसोसिएट्स विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट y। अगर सेट x के सभी एलिमेंट सेट y के यूनिक एलिमेंट से जुड़े हैं, केवल एक से जुड़े हैं, इस ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ऐसे संबंध को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो ये आपका फंक्शन है, क्योंकि सेट x का सभी एलिमेंट सेट y से जुड़ा हुआ है। अगर इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाए जो कि इससे जुड़ा हुआ न हो तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, जब फंक्शन होता है तो 1 का संबंध जब 1 से होता है तो उसको बोलते हैं 1 फंक्शन, और जब मेनी का संबंध
मेनी का संबंध जब वन से हो जाए तो उसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। अब यहाँ पर जो है कि अगर कोडोमेन का वैल्यू रेंज के बराबर होता है, क्या कोडोमेन रेंज के जब बराबर होता है, कोडोमेन जब रेंज के बराबर होता है, कोडोमेन जब रेंज के बराबर होता है इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। यानी ये हो गया, ये आपका हो गया मेनी वन ऑन टू। ठीक है, मेनी वन, क्योंकि मेनी का संबंध वन से, मेनी वन ऑन टू। अगर यहाँ पर एक एलिमेंट हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक एलिमेंट बढ़ा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि अब जो स्थिति है वह कोडोमेन बराबर नहीं है रेंज के, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई कहलाता है कोडोमेन, y1 y2 y3 y4, और रेंज कहलाता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई एस कॉरस्पॉन्डिंग टू सेट यक्स, सेट यक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी y1 y2 y3। तो y1 y2 y3 ये आपका रेंज हो गया, और y1 y2 y3 y4 ये आपका कोडोमेन हो गया, जो कि बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होता है तब होता है इनटू फंक्शन। तो वन वन मेनी वन इनटू ऑन टू। और वैसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव, बाई माने दोनों, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं वैसा फंक्शन जो वन वन भी हो ऑन टू भी हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग डोमेन के बारे में पढ़े कि डोमेन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग जो है कि डोमेन को फिर